नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की पहली इकाई भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया के प्रश्न हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे लेके आई हूँ। टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई हैं वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स हैं। आइए शुरू करते हैं। डाइट क्या है, इसकी स्थापना के उद्देश्य लिखिए। कार्य योजना कार्यक्रम 1986 के सलाह पर प्रत्येक जिले में एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई जो शिक्षा का कार्य करे। इस संस्थान को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहते हैं। इन संस्थानों में प्राचार्य अपने अध्यापक सहायकों के सहयोग से प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस संस्थान के कार्य इस प्रकार हैं: प्राथमिक शिक्षा संबंधित स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का सर्वेक्षण करना, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षण विधियों और विषयों में शिक्षक दक्षता में सुधार करना, क्रियात्मक अनुसंधान करना और शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षित करना, विद्यालयों में अधिगम को गुणवत्तापूर्ण बनाना। प्रश्न नंबर 7, एनसीईआरटी की प्रायोगिक योजना को समझाइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत की शीर्ष शैक्षिक संस्था है। इस परिषद ने क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। परिषद अपने प्रसार विभाग के माध्यम से विभिन्न सेमिनार तथा वर्कशॉप का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न गुणों से परिचय कराया जाता है। परिषद ने क्रियात्मक अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए एक प्रायोगिक योजना तैयार की है। प्रायोगिक योजना, अनुसंधानकर्ता, योजना शीर्षक, योजना की पृष्ठभूमि। प्रायोगिक योजना के उद्देश्य: विद्यार्थियों की वर्तनी तथा वाचन की त्रुटियों में सुधार, विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, गृह कार्य में गुणवत्ता लाना इत्यादि। प्राथमिक शिक्षा प्रशासन को समझाइए। भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति और सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श या नमूने के रूप में लागू करना। संविधान के अनुसार राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में समस्त बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह शिक्षा उनको तब तक प्रदान की जाएगी जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। इस प्रकार संविधान के अधीन 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के अंतर्गत की गई। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक पद्धति का विस्तार किया जाएगा, साथ ही इसका सुधार भी किया जाएगा। खुली शिक्षा पद्धति को विकसित किया जाएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर के उपागम विकेंद्रीकृत किया जाएगा। विद्यालय संकुलों को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में केंद्रीय सरकार के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक एवं निःशुल्क बनाने के महान कार्य में केंद्रीय सरकार साझेदार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा की पुनर्रचना में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच एक क्रियात्मक साझेदारी का विकास हुआ। केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के दायित्व को पूर्ण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद नामक प्रमुख संगठन की व्यवस्था की है, जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति हेतु केंद्रीय सरकार को एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सलाह देती है। इस समय शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संयुक्त शिक्षा सलाहकार, निदेशक आदि अधिकारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जा सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम। इस वर्ग के कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा ही आयोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता। वस्तुतः इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का पूर्ण दायित्व राज्य सरकारों पर होता है, परंतु वे इनके लिए केंद्र से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम। इस वर्ग में 2 कार्यक्रम आते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, परंतु इनको राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य को लिखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करना, विश्वविद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर भारत सरकार को परामर्श देना, प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों को संपन्न एवं समृद्ध बनाना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न विश्वविद्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि के समन्वय में नियमों तथा नीतियों का निर्धारण करना, देश में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना इत्यादि। प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की भूमिका को स्पष्ट करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के 2 कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की भूमिका। नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, भवनों का निर्माण करना, उपयुक्त साज सज्जा प्रदान करना, ग्राम पंचायतों को अनुदान निर्धारित करना, ग्राम पंचायतों के शिक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। डाइट के कार्य। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। संभागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्य लिखिए। संभागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्य समस्त शासकीय संस्थाओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हुए कार्यपालक अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के लिए शैक्षणिक मामलों में सलाहकार के रूप में कार्य करना, शासकीय एवं अशासकीय शालाओं का निरीक्षण करना, यह ध्यान देना कि संस्था में विभागीय नियमों, पाठ्यक्रमों तथा मान्यताओं को बनाए रखने और अनुदान का भुगतान करने हेतु आवश्यक शर्तों का पालन किया जाए, शासन एवं संचालक के निर्देशानुसार कार्यवाही करना। प्रश्न नंबर 20 है, संस्थागत शाला या नियोजन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का विवरण है। यह उन कार्यक्रमों व क्रियाकलापों का ब्यौरा है जो विद्यालय या संस्था सत्र भर में करना चाहती है। प्रोफेसर M.B. बुच ने संस्थागत नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है। संस्थागत योजना उन कार्यक्रमों का समुच्चय है जिनको संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। संस्था इन कार्यक्रमों का निर्धारण विद्यालय के स्तरों तथा व्यवहारों को उन्नत बनाने तथा संस्था के भावी विकास के संदर्भ में करती है। यह योजना अल्पावधि की भी हो सकती है और दीर्घकाल की भी। यह विद्यालय तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। स्पष्ट कीजिए। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसे समाज अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित करता है। हम इस तथ्य की पुष्टि टी.पी. नन के शब्दों में कर रहे हैं। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वे अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसके अतीत की सफलताओं को सुरक्षित और उसके भविष्य की गारंटी करना। शिक्षा आवश्यक रूप से सामाजिक कार्य है। समाज इस कार्य को विद्यालय को सौंपता है और उस पर बालकों को इस प्रकार शिक्षित करने का दायित्व डालता है जिससे कि वे समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें। इस दृष्टि से विद्यालय सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है। इस संबंध में अनेक विद्वानों का मत प्रकट किया है। जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होने के नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक को प्रजाति की पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने तथा उसे अपनी शक्तियों की सामाजिक हितों के लिए उपयोग में लाने में तैयार करते हैं। टी. बालकृष्ण जोशी के अनुसार विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। शिक्षा नीतियों की समझ और व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। सन 1932 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रतिबद्ध वचन, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 ईस्वी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। शाला प्रबंधन का अर्थ बताते हुए बताइए कि शाला प्रबंधन से क्या आशय है। किसी शाला में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है तथा निर्देशन एवं समन्वय की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं शाला प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर R.S. डेबर ने शाला प्रबंधन की परिभाषा इस प्रकार दी है। शाला प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना, व्यक्तियों से कार्य कराना और उनसे कार्य लेना, कार्य के दौरान निर्देश देना, कार्यों से प्राप्त परिणामों से समन्वित करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, शाला के सभी व्यक्तियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा गतिविधियों पर नियंत्रण करना आता है। शाला प्रबंधन से आशय शाला को सुचारू रूप से चलाने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक नियोजित प्रयास करना है। इसके लिए शाला में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने की योजना बनाना आवश्यक होता है। इन योजनाओं के लिए साधन जुटाए जाते हैं और अंत में समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। शालेय संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शालेय संस्कृति शब्द आमतौर पर मान्यताओं, धारणाओं, रिश्तों, दृष्टिकोण और लिखित एवं अलिखित नियमों को संदर्भित करता है, जो स्कूल के कार्यों के हर पहलू को आकार को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह शब्द छात्रों की भौतिक और भावनात्मक सुरक्षा जैसे अधिक ठोस मुद्दों को भी शामिल करता है। कक्षाओं और सार्वजनिक स्थानों की क्रमबद्धता या वह डिग्री जिसके लिए कोई स्कूल नस्लीय, जातीय, भाषाई या सांस्कृतिक विविधता को गले लगाता और मनाता है। बड़ी सामाजिक संस्कृति की तरह एक शालेय संस्कृति का परिणाम सचेत और अचेतन दोनों दृष्टिकोणों, मूल्यों, अंतःक्रियाओं और प्रथाओं से होता है और यह एक स्कूल के विशेष संस्थागत इतिहास द्वारा बहुत बड़ा रूप दिया जाता है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासक और अन्य कर्मचारी सदस्य सभी अपने विद्यालयों की संस्कृति में योगदान करते हैं। अन्य प्रभाव जैसे कि समुदाय जिसमें विद्यालय स्थित है, नीतियाँ जो इसे संचालित करती हैं या स्कूल जिस सिद्धांत पर चलता है। शालेय संस्कृति की सर्वोत्तम स्वरूप की 4 विशेषताएं लिखिए। शालेय संस्कृति का सर्वोत्तम स्वरूप की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वांगीण विकास में सहायक, सामाजिक कौशलों के विकास में सहायक, जीवन कौशलों के विकास में सहायक, समायोजन क्षमता के विकास में सहायक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक, सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का संरक्षण। कक्षा संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। कक्षा संस्कृति यह किसी विद्यालय के स्वरूप को निश्चित करती है। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार समस्त कक्षागत व्यवहार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्रों के सर्वांगीण विकास, कक्ष के व्यवहार, संप्रेषण आदि को निश्चित करती है तथा छात्रों को उन सभी उद्देश्यों में प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार समस्त कक्षागत व्यवहार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सर्वांगीण विकास, कक्ष के व्यवहार, संप्रेषण आदि को निश्चित करती है तथा छात्र के उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है जिसके लिए वह कक्षा में उपस्थित हुआ है। विशेषताएं। कक्षा संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन एवं शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संसाधन, कक्ष का वातावरण, शिक्षण अधिगम सामग्री। शालेय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए।
एवं इसके तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। शालेय संस्कृति की विशेषताएं। शालेय संस्कृति एक व्यापक अवधारणा के रूप में शाला में परंपरा का समावेश, अनुभवों का आदान प्रदान, विविध विश्वासों का समावेश। शाला संस्कृति के तत्व। सामाजिक आकांक्षा, सामाजिक संस्कृति, समाज का विशेषाधिकार, शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्यों को लिखिए। शिक्षक डायरी वह है जिसे अध्यापक को अपने द्वारा किए जाने वाले पाठ्यरिक्त रचनात्मक कार्यों को भी संचालित करना पड़ता है, जिससे उसके द्वारा विद्यालय एवं विद्यार्थी के लिए किए जाने वाले कार्य भी अंकित एवं रिकॉर्ड में रहते हैं और अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी तथा गत काल में पढ़ाया जाने वाला सार आदि अंकित रहता है, जिससे शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए नित्य आयाम प्रस्तुत करते हैं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को रचनात्मक कार्यों का बोध कराता है। बोध करता है तथा वह इसकी जानकारी अपने प्रधानाध्यापक को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, जिससे अध्ययन अध्यापन कार्य कभी प्रभावित नहीं होता। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं। बच्चों को समाज के प्रति जागृत करना, छात्र या छात्राओं को सांस्कृतिक गतिविधियों का बोध कराना, छात्रों को भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य से अवगत कराना, छात्रों में देश प्रेम एवं देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना जागृत कराना। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक की विशेषताएं बताइए। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक की विशेषताएं बताइए। अधिकारों या शक्तियों के प्रयोग के आधार पर नेतृत्व की शैलियां 3 निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तानाशाही नेतृत्व। यहाँ नेता शक्ति या सत्ता का प्रयोग करता है, आदेश देता है और अपने सहयोगियों से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। नेताओं के अपने सिद्धांत होते हैं। संगठन को अपनी योग्यता के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करता है। नेता दंड हो या पुरस्कार अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व। इस नेतृत्व में नेता प्रस्तावित कार्यों एवं निर्णयों पर समूह के सभी सदस्यों से परामर्श करता है। प्रबंधन की प्रक्रिया को सबको भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रबंधन की प्रक्रिया में सबको भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्यों को सम्मिलित करता है और उनकी राय को ध्यानपूर्वक सुनता है। हस्तक्षेपी उन्मुक्त नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ऊंचे वर्ग की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार के नेता उद्देश्यों के निर्धारण करने और उन्हें प्राप्त करने में पूरी तरह से समूह के सदस्यों पर आश्रित रहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की नेतृत्व संबंधी भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। विद्यालय की सभी शैक्षिक क्रियाएं छात्रों के लिए आयोजित की जाती हैं। कक्षाओं का संचालन, पाठ्यचर्या योजना, अच्छे अध्यापक, अच्छे प्रधानाध्यापकों की भर्ती आदि कई प्रकार की सहायक सेवाओं का आयोजन किया जाता है। ये सभी सहायक सेवाएं विद्यार्थियों को मूल रूप में ही रखकर की जाती हैं। ये सभी सहायक सेवाएं विद्यार्थियों को मूल में ही रखकर की जाती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन विद्यार्थियों की स्थिति के संदर्भ में ही किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थियों को इन सभी क्रियाकलापों में सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग कब नेतृत्व की श्रेणी में आ जाता है, इसे समझने की आवश्यकता है। वार्षिक उत्सव, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में कई सारे विद्यार्थी नेतृत्व की भूमिका में होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय रहने की आवश्यकता है। यदि सक्रियता मात्र अध्यापक की रहती तो पूरी प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है। अतः अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक है कि विद्यार्थी नेतृत्व में हो और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली हो। कक्ष या विद्यालय की अन्य गतिविधियां विद्यार्थी पारस्परिक क्रियाओं में भी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कई विचारों की सत्ता स्थापित करते हैं, तो कभी विचारों की प्रभावशीलता को स्थापित कर रहे होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थी नेतृत्वकर्ता होते हैं। खेल की गतिविधियों में टीम के कप्तान के रूप में छात्र छात्रा पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं। सभी व्यक्ति या किसी व्यक्ति में सभी गुण नहीं होते। ऐसे में कोई व्यक्ति नेतृत्व करने वाला कैसे बन जाता है, अथवा नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। समूह के बीच से ही कोई व्यक्ति एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरकर सामने आता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसे साधारण
समूह के सदस्य पारस्परिक रूप से स्वीकार करते हैं। समूह के सदस्यों में उन उद्देश्यों और सामूहिक एकता को लेकर एकीकरण होता है। ऐसा व्यक्ति समूह से समर्थन प्राप्त करता है और समूह की मान्यता पाता है। समूह के सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं। इस प्रकार नेतृत्व के साथ साथ यहाँ दूसरा पक्ष अनुयायी भी बनता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे राष्ट्रनेता यहाँ दूसरा पक्ष अनुयायी भी बनता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे जिनके सिद्धांतों को पूरे देश ने स्वीकार किया। उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर बहुत बड़ा समूह चला। जैसे गांधी जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण मुख्य अध्यापक या प्रधानाध्यापक पूरे विद्यालय का नेतृत्व करता है। कुछ अध्यापक छात्रों का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व तभी जन्म लेता है जब कई लोग अनुयायी बनने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ये प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास होता है। यदि शिक्षा शिक्षक से जोड़ दी जाए तो सामाजिक विकास की गति और तीव्र हो जाती है। अध्यापक का न केवल लघु समाज का नेता होता है अपितु उसका समाज में भी नेतृत्व स्वीकार किया गया है। अध्यापक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा समाज एवं विद्यालय को प्रभावित करता है। अध्यापक के धार्मिक विचारों, सिद्धांतों एवं राजनैतिक विचारधाराओं पर समाज के अन्य प्रबुद्धजन चलते हैं। अध्यापक समाज तथा विद्यालय को कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। एक प्रभावी अध्यापक नेता में गुण होने चाहिए। व्यक्तिक गुण, उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक गुण, उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प, नेतृत्व की क्षमता, मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। व्यावसायिक गुण, विषय का पूर्ण ज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि। नेतृत्व कौशल संबंधी, दूसरों में आत्मविश्वास पैदा करना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों की विशेषताओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना, कठोर निर्णय लेने की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का स्वरूप एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। प्रबंधन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है। प्राचीन समय में प्रबंधन तथा स्वामित्व को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु आज विकासशील युग में इनका अर्थ एवं प्रकृति भिन्न भिन्न है। प्रबंधन की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में प्रकट कर सकते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। प्रबंधन पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसे बनाने का कार्य है। प्रबंधन विकास की प्रक्रिया है। प्रबंधन में व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से कार्य कराया जाता है। प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? नियोजन की प्रक्रिया, उद्देश्यों का प्रतिपादन, व्यवस्था करना, निर्देशन करना, नियुक्ति करना, संपादन एवं समन्वय करना, मूल्यांकन, नियंत्रण, सुधार एवं विकास करना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। विद्यालय का वार्षिकोत्सव का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालय का वार्षिकोत्सव का अर्थ है एक साल के अंत में होने वाला उत्सव। प्रत्येक विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है। इस अवसर पर विशेष समारोह किए जाते हैं। इस समारोह में विद्यालय के सभी सदस्य सामान्य या प्रमुख रूप से भाग लिया करते हैं। इसके लिए इस उत्सव का विशेष महत्व होता है। इसके बाद है इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं? संक्षेप में समझाइए। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के अंग निम्नलिखित हैं। विद्यालय प्रशासन में प्रबंधन में विद्यालय का प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन हेतु अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होता है। विद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी मूलतः उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है जो विद्यालय के दैनंदिन संचालन को सुनिश्चित करता है। प्रधानाध्यापक छात्रों, अध्यापकों तथा स्थानीय समुदायों के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। प्रधानाध्यापक अध्यापकों एवं सहायक कर्मचारियों का निरीक्षण करता है।
प्रधानाध्यापक, प्रशासक, वित्तीय प्रबंधक, लेखाकार, निरीक्षणकर्ता आदि की समन्वित भूमिका का निर्वहन करता है। विद्यालय प्रशासन के अनिवार्य अंग। सहायक छात्रों की शिक्षा के लिए लक्ष्य एवं तैयारी का निर्धारण करता है। संवाद माध्यम। प्रधानाध्यापक अभिभावकों, छात्रों एवं समुदाय के सदस्यों से संवाद स्थापित करता है। संरक्षक प्रधानाध्यापक विद्यालय के भौतिक संसाधनों के साथ ही मानवीय संसाधनों का संरक्षक भी होता है। वित्तीय प्रबंधक विद्यालय का बजट तैयार करता है और विभाग से धन प्राप्त हो जाने पर समुचित उपयोग करता है। सजग एवं संवेदनशील प्रधानाध्यापक छात्रों का समुदाय एवं समाज में प्रबल हिमायती है एवं छात्र के प्रत्येक व्यवहार के लिए पर्याप्त सजग भी। प्रशासक प्रधानाध्यापक विद्यालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक सजग प्रशासक होता है। निरीक्षण करता है प्रधानाध्यापक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों का निरीक्षण करता होता है। निष्पादक प्रधानाध्यापक विद्यालय के दैनंदिन संचालन को सुनिश्चित करता है एवं छात्रों अध्यापकों से निरंतर संवादरत रहता है। अगला प्रश्न है, शाला प्रबंधन की विशेषताएं बताते हुए संस्था प्रबंधक क्या क्या कार्य करता है समझाइए। शाला प्रबंधन की विशेषताएं। शाला प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षकों, विद्यार्थियों और शाला के अन्य सहयोगियों के साथ कार्य कराना और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य लेना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य और क्षमता के अनुरूप कार्य सौंपने की जरूरत होती है। शाला प्रबंधन से कार्य में मितव्ययिता होने के साथ ही समस्त कार्य उत्तम तरीके से संपन्न हो जाते हैं। कार्य के लिए उचित वातावरण का निर्माण भी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रोत्साहन देना तथा कार्य में सुधार विकास के लिए निर्देशन भी आवश्यक होता है। शाला प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना भी जरूरी होता है। यह कार्य केवल एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं होता, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध के लिए प्रत्येक कार्य की एक निर्धारित समय सीमा होती है। तय किए गए कार्यों के अनुरूप संसाधनों को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। संस्था प्रबंधक के कार्य की प्राथमिकता को निर्धारित करना, कौन सा कार्य आवश्यक है उसे पहले होना चाहिए। योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना, सभी व्यक्ति सभी कार्यों के लिए नहीं होते, प्रत्येक की क्षमता और योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपना। कार्य की समय सीमा निर्धारित करना, कार्य की सही दिशा में प्रगति को निर्धारित करना, कार्य का निरीक्षण करना, गतिविधियों पर नियंत्रण करना, व्यक्तियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठनों के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। विद्यालय संगठन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हेतु संगठन का कुछ सुविचारित सिद्धांतों पर आधारित होना परमावश्यक है। अनेक विद्वानों ने विद्यालय संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ प्रमुख मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना है। इस दृष्टि से संगठन बाल केंद्रित होना चाहिए। यह संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा बालकों की विभिन्न योग्यताओं, अभिरुचियों, शक्तियों, संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों को स्वस्थ दिशा में विकसित किया जा सके। संगठन द्वारा विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जिसमें बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों को सरलता से प्राप्त कर सके। समाज केंद्रित, संगठन बाल केंद्रित होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का एक सक्रिय, उपयोगी एवं कुशल सदस्य बनाना है। संगठन में बालकों का विकास संबंधी क्रियाओं के आयोजन के साथ साथ समाज की प्रगति हेतु उचित व्यवस्था का होना भी परमावश्यक है। अतः विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के आदर्शों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों, संस्कृति आदि पर आधारित होना चाहिए। अगला है लोकतंत्रीय सिद्धांत। जनतंत्र में सफलता हमारे विद्यालयों पर ही निर्भर है। ये विद्यालय ही हैं जो जनतंत्र के स्तंभों अर्थात भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। बालकों के आदर्श नागरिकों के गुण का विकास विद्यालय की व्यवस्था, क्रियाकलाप एवं परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि विद्यालय का संगठन लोकतंत्रीय सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार हो। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत। जैसा कि हम देख चुके हैं, अभीष्ट शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय संगठन के अंतर्गत
उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इस दृष्टि से संगठन द्वारा विभिन्न मानवीय एवं भौतिक तत्वों में अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे इनका सर्वोत्तम उपयोग करके शक्ति एवं समय एवं धन का अधिकतम सदुपयोग हो सके। लोच का सिद्धांत। मानव प्रकृति एवं समाज तथा उसकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं। जब विद्यालय का लक्ष्य बालक के समाज का उचित दिशाओं में विकास करना है, तो इनकी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय संगठन में समय समय पर परिवर्तन होना भी नितांत आवश्यक है। अतः विद्यालय संगठन में लोच अथवा परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए। यदि संगठन में दृढ़ता एवं एकरूपता आ गई, तो यह बालक एवं स्थानीय समाज की मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व से क्या आशय है? एक प्रभावशाली नेतृत्व में कौन कौन से गुण होते हैं? जब किसी गतिशील समूह के सदस्य एक साथ किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और सभी एक ही उद्देश्य के प्रति सरोकार रखते हैं, तो इस प्रकार का क्रमिक विकास नेतृत्व कहलाता है। अच्छा नेतृत्व समूह के प्रत्येक सदस्य को मान्यता देता है। वास्तव में समूह के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा कार्य को पूर्ण करने में अपना अंशदान दिया जाता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जो व्यक्ति एक नेतृत्व करता है वह किसी पद विशेष से संबंधित हो या उसके पास बहुत अधिक शक्ति ही हो। दूसरे शब्दों में कहें तो पद और शक्ति नेतृत्व के गुण नहीं होते। नेतृत्व के लिए कुछ अन्य गुणों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं। पहला है मिलनसारिता। नेतृत्वकर्ता को समूह के सभी सदस्यों की कमजोरी और मजबूरी को ध्यान में रखते हुए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता। बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाले व्यक्ति को कोई अपना नेतृत्वकर्ता स्वीकार नहीं करता है। आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता स्वयं के व्यक्तित्व में ऐसे कौशलों का विकास करे जो उसकी बुद्धि को तीव्र बनाने में मददगार हो। आत्मविश्वास। ज्ञान और जानकारियों का स्तर व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। एक नेतृत्वकर्ता का आत्मविश्वास उच्च स्तर का होना चाहिए। स्पष्ट है कि इसके लिए उन्हें अपने ज्ञान और जानकारियों को अद्यतन रखना पड़ेगा। अनुकूलनशीलता। नेतृत्वकर्ता किसी परिस्थिति के लिए अनुकूल होना चाहिए। उग्र या विपरीत परिस्थितियों को सामान्य बनाने की क्षमता नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए। जिम्मेदारी। नेतृत्वकर्ता को समूह की सकारात्मक और नकारात्मक सभी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेनी होती है। विश्वसनीयता। समूह के सदस्यों को नेतृत्वकर्ता पर विश्वास होना चाहिए और नेतृत्वकर्ता को भी समूह के सदस्यों पर विश्वास करना चाहिए। पहल शक्ति। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर पहल कर सके, समस्याओं के समाधान की बात हो या समूह में किसी सदस्य के हितों का संदर्भ। नेतृत्वकर्ता को बात करने में, मदद करने में और निर्णय लेने में पहल करना आना चाहिए। सृजनशीलता। सृजनशीलता व्यक्ति समूह को नवाचारों के प्रति संवेदी बना पाएगा। नेतृत्वकर्ता समूह के अंदर अलग अलग प्रकार के सृजनशीलता को पहचान पाएगा और उसे महत्व दे पाएगा। सहयोग। समूह के सदस्यों के प्रति सहयोगी होना और समाज के प्रति समूह को सहयोगी बनाना दोनों नेतृत्वकर्ता के गुण हैं। विद्वता। विद्वता नेतृत्वकर्ता को आगे आकर काम करते लोगों को अपने साथ लेकर चलने और समाज में स्वयं को प्रमाणित करने में मददगार होती है। जोखिम उठाना। जोखिम तभी प्रभावकारी होता है जब नेतृत्वकर्ता स्वयं और समूह के लिए जोखिम उठाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। संप्रेषण क्षमता। नेतृत्वकर्ता समूह को या अन्य व्यक्तियों को तभी प्रभावित कर सकता है जब उसकी संप्रेषण क्षमता अच्छी हो। अच्छी भाषा, अच्छी शब्दावली और स्वरों का उतार चढ़ाव संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। प्रार्थना सभा का महत्व एवं उद्देश्य लिखिए। प्रार्थना सभा का महत्व। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना का अहम स्थान है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत से पूर्व मन में ही अथवा गाकर ईश्वर से उस कार्य की सिद्धि हेतु हम सभी प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात ही सभी कार्य आरंभ किए जाते हैं। बच्चे भी जब विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं तो पठन पाठन से पूर्व प्रार्थना सभा में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भारत के लगभग प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण की शुरुआत से पूर्व प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। प्रार्थना सभा वह स्थल होता है जहाँ संबंधित विद्यालय के शैक्षिक, सामाजिक एवं मानसिक व आध्यात्मिक विषयों के चित्र प्रस्तुत होते हैं। प्रार्थना सभा ही वह स्थल होता है जहाँ सभी विद्यार्थी एक साथ लाइन में अनुशासन के साथ खड़े होते हैं। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा आवश्यक सूचनाएं मंच के माध्यम से ही दी जाती हैं। आगामी दिनों के कार्यक्रम, गतिविधियों तथा खोई पाई वस्तुओं के आदान प्रदान का यह अच्छा मंच है। नित्य नए बच्चों को मंच में जाकर समाचार पाठन व सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने से उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। प्रार्थना सभा के उद्देश्य। प्रार्थना सभा के उद्देश्य। प्रार्थना सभा नव बालकों में अच्छे चरित्र के गुण विकसित करने में मदद करती है।
प्रार्थना स्थल बच्चों में देशभक्ति के भावों को जन्म देता है। प्रार्थना सभा का उद्देश्य समस्त छात्र छात्राओं में अनुशासन का भाव पैदा करना है। स्कूल प्रबंधक द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्रार्थना सभा के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, विद्यालयीन शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर कौन कौन से संगठन हैं जो शिक्षा के लिए योजना और नीति निर्धारण में सहायक होते हैं? विद्यालयीन शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर संगठन राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT, यह प्रत्येक राज्य में स्थापित है। कुछ में यह SIR के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षा निदेशालय का अभिन्न अंग है और राज्य शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा है। कार्य, प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक, जिला शिक्षाधिकारी, विकासखंड शिक्षाधिकारी, CAC आदि सभी को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण, विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, शिक्षा संबंधी आंकड़े एकत्रित करना, शोध कार्यों का संचालन करना, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रोत्साहन पर विचार करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं और अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सभी राज्यों का अपना माध्यमिक बोर्ड होता है। बोर्ड में सामान्यतः एक अध्यक्ष और शेष सदस्य होते हैं। बोर्ड के सदस्य राज्य के विद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्य, विद्यालय को मान्यता या संबंधीकरण देते हैं। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं का संचालन, सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान के साथ सहयोग करना, प्रश्न पत्रों का निर्माण करने वाले और परीक्षकों का परीक्षण आयोजित करना, प्रतिभा खोज परीक्षा का संचालन, छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, प्रत्येक राज्य अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों को निश्चित करता है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक बोर्ड का निर्माण किया जाता है। इसमें अध्यक्ष होता है जिसके अधीनस्थ कई शिक्षाविद तथा अनुभवी शिक्षक सदस्य होते हैं। अपनी पढ़ाई कर लो। कार्य, पुस्तक लेखन, संपादन, मूल्यांकन आदि के लिए विषय विशेषज्ञ नियुक्त करना, विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति करना, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक संबंधी अनुशासन करना, अनुसंधान करना, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक संबंधी अनुसंधान करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यगोष्ठियां आयोजित करना। संप्रेषण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? कोई भी संप्रेषण प्रभावशाली कब बनता है? संप्रेषण के 5 आधारभूत तत्व हैं जिनके बिना संप्रेषण अधूरा होता है। प्रारंभकर्ता, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश, प्रभाव। एक अच्छे संप्रेषण में ये 5 तत्वों का होना आवश्यक है। बिना प्रभाव के संप्रेषण व्यर्थ है। संप्रेषण को दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। लिखना और बोलना संकेतों का संश्लेषण या इनकोडिंग है। पढ़ना और सुनना संकेतों का विश्लेषण या डिकोडिंग है। इन दोनों के स्वर जब समान होंगे तो संप्रेषण प्रभावी बनेगा। बहुस्तरीय शिक्षण में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रिया, योजना निर्माण। बिना योजना निर्माण के बहुस्तरीय शिक्षण निरुद्देश्य बन जाएगा। प्रबंधन, शिक्षण को कई प्रकार से प्रबंधन करने पड़ते हैं, जैसे समय प्रबंधन, सामग्री का प्रबंधन, स्थान का प्रबंधन, शिक्षण विधियों का प्रबंधन। शिक्षक का प्रशिक्षित होना, शिक्षक को बहुस्तरीय शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार समूह निर्धारित कर पाएगा। शिक्षक को शिक्षण विधियों और विषय का ज्ञान होना, शिक्षक को अलग अलग समूह के साथ किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का संचालन करना है, साथ ही विषयगत ज्ञान भी बहुस्तरीय शिक्षण के लिए आवश्यक है। इस तरह से ये आपकी पहली इकाई पूरी हो गई है। अगली इकाई मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।